दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज आप राज्य के स्वरूप के अंतर्गत राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो स्नातक परास्नातक के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसकी विशेषताएं तथा राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्य का स्वरूप, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है, न ही नैतिक संस्था है, बल्कि ये एक कृत्रिम उपकरण है। और उदारवाद की तरह यह सिद्धांत न तो राज्य को जनसाधारण की अभिव्यक्ति मानता है, न ही परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन स्वीकार करता है, बल्कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में वर्गों के विभाजन के साथ जुड़ी हुई है और राज्य उस समय अस्तित्व में आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर राज्य परस्पर दो विरोधी वर्गों, धनी और निर्धन वर्ग में बंट जाता है। जो वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामी है, वो अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक शक्ति का ताना बाना बुनता है और वही राज्य का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से अगर जो ये कहा जाए कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है, ये धनी या संपन्न वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण का यंत्र है और राज्य के माध्यम से शासक वर्ग सदैव अपने हितों और इच्छा की पूर्ति करता है और इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली मात्र है। तो सामान्य रूप से अगर जो आप देखेंगे तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो राज्य का स्वरूप है, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो राज्य के स्वरूप का मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को जो है शासक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषित वर्ग यानी श्रमिक वर्ग के दमन का एक साधन या यंत्र मानता है। यहाँ पर CEM जोड एक विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया बल्कि वह उन स्थितियों का भी विस्तृत वर्णन करता है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को पूर्ण या प्राप्त किया जा सकता है। तो मार्क्स वो प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है और मार्क्स के लेखन को इसी आधार पर वैज्ञानिक समाजवाद की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स और उनके अनुयायियों कौन कौन? लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, माओ त्से-तुंग, एंटोनियो ग्राम्शी, इनके संपूर्ण चिंतन को मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्स एक समाजवादी विचारक है। उसने वैज्ञानिक आधार पर समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए क्रांति की अनिवार्यता पर बल दिया है और मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद या उसके चिंतन को वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्क्स के पहले का सारा चिंतन कल्पनावादी या स्वप्नलोकी समाजवादियों के विचारों पर आधारित था। इन विचारकों में सर टॉमस मूर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, नायल वाफे, लुई ब्लांक, जॉन डी सिसमेंडी, डॉक्टर हालू तथा विलियम थॉमसन आदि प्रमुख हैं। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति के कटु आलोचक थे। ये विचारक धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये विषमता या असमानता क्यों उत्पन्न होती है और उत्पादन की विधियों से इसका क्या संबंध है। उन्होंने समाज की परिवर्तन की प्रक्रिया की न तो कोई व्याख्या प्रस्तुत की, न ही विद्यमान व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवहारिक सुझाव दिया। इसी कारण मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकीय समाजवादी या यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, मार्क्स का चिंतन वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है क्योंकि उसके पहले का सारा चिंतन जो है वो कल्पनावादी या यूटोपियन था और उस समय के जो विचारक थे, जो भी समाजवादी विचारक थे, उन्होंने आर्थिक विषमता की निंदा की, लेकिन वो किस कारण से उत्पन्न होती है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। वेपर एक विचारक हैं, CL वेपर।
वेपर ने कहा है स्वप्नलोकी समाजवादियों के बारे में कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के पौधों के लिए कोई जमीन तैयार नहीं की। लेकिन मार्क्स ने आधुनिक समाज का गहन आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। उसने न केवल पूंजीवाद के दोषों को उजागर किया, बल्कि पूंजीवाद का अंत कर एक वर्ग विहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी प्रस्तुत की। मार्क्स ने समाजवाद को काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर एक वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया। लेन लंकास्टर एक विचारक हैं। इनके अनुसार मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो मुख्य आधार हैं। पहला, यह वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर, और दूसरा, ये पुरानी व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझाता, वरन नई व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। टेलर का मत है कि मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाले शक्तियों की जो व्याख्या है वो उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती चर्चवादी विचारकों, आदर्शवादियों और व्यक्तिवादियों की राज्य संबंधी अवधारणाओं का खंडन किया है। मार्क्स ने राज्य को अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था बताया है। उसका मानना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है, और ये शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के दमन और उत्पीड़न का साधन है। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को हम कुछ आधार पर समझ सकते हैं। जैसे मार्क्सवादी चिंतन में राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या धारणा है, इसको समझते हैं। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था में निजी संपत्ति और राज्य का भी अस्तित्व नहीं था। जो आदिम साम्यवादी या मानव के विकास की शुरुआती या इतिहास का प्रारंभिक चरण है, उसको वो आदिम साम्यवादी अवस्था मानता है। उसमें कहता है कि उस समय निजी संपत्ति और राज्य नहीं था। समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति का उदय हुआ और संपूर्ण समाज संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन दो वर्गों में बंट गया। मार्क्स समाज की इस अवस्था को दास प्रथात्मक युग कहता है और बताता है कि इस काल में राज्य की उत्पत्ति हुई। इस समाज में संपत्तिशाली स्वामी वर्ग अत्यधिक प्रभावशाली था, लेकिन इनकी संख्या संपत्तिहीन और असंतुष्ट दास वर्ग की तुलना में बहुत कम थी। स्वामी वर्ग को दास वर्ग के विद्रोह का भय रहता था, इसलिए उसने दासों के दमन और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसका सहारा? शक्ति का सहारा लिया और कानून, पुलिस, फौज, जेल तथा न्यायालय आदि की व्यवस्था की। स्वामी वर्ग या पूंजीपति वर्ग ने इन संस्थाओं की मदद से दास वर्ग पर अपना कठोर आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार राज्य वर्ग संघर्ष से उत्पन्न संस्था है। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में मार्क्स इस प्रकार के विचार देता है कि जो संपत्तिशाली वर्ग था उनकी संख्या कम थी और संघर्ष से बचने के लिए उसने शक्ति की सहायता ली, और शक्ति के रूप में शक्ति के लिए जो साधन था वो राज्य था। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है? तो मार्क्स के अनुसार राज्य अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था है। इसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है, इसलिए राज्य की प्रभुसत्ता वास्तव में शोषक वर्ग की ही प्रभुसत्ता है। राज्य के कानून और न्याय प्रणाली शोषक वर्ग के हितों की वृद्धि करने वाले होते हैं। इस प्रकार मार्क्स आदर्शवादियों की इस धारणा का विरोध करता है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि मार्क्स कहता है राज्य न तो मानव निर्मित संस्था है न ही एक नैतिक संस्था है, बल्कि ये वर्ग आधारित या एक वर्गीय संस्था है, और संपत्तिशाली वर्ग ने या शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग को दबाने और अपने हितों की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया है। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स राज्य का उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा और वृद्धि को मानता है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। अतीत में राज्य की सत्ता पर अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा है और राज्य ने इस वर्ग के हितों की रक्षा का कार्य किया है। लेकिन भविष्य में समाजवादी राज्य की जब स्थापना होगी तो राज्य की सत्ता पर बहुसंख्यक मजदूर वर्ग यानी शोषित वर्ग का अधिकार होगा, और तब राज्य का उद्देश्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना होगा। इस प्रकार राज्य संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की संस्था कभी नहीं होता है।
तो राज्य का उद्देश्य क्या है? मार्क्सवादी चिंतन या मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि राज्य का उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना है और शोषित वर्ग जो है, शोषित वर्ग को वो कभी भी संपन्न नहीं देखना चाहता है, क्योंकि जो शोषक वर्ग है उसी का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है और राज्य उसी के द्वारा या राज्य का निर्माण शोषक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए वो हमेशा शोषक वर्ग या जो संपत्तिशाली वर्ग है उसके फेवर में ही राज्य कार्य करता है। मार्क्स के अनुसार समाज की अवस्थानुसार राज्य की व्यवस्था किस प्रकार रही है? तो मार्क्स जो है राज्य के उदय का या राज्य के क्रमिक विकास का जो खाका खींचता है उसमें वो कहता है कि इतिहास के किसी भी युग में पाई जाने वाली राज्य व्यवस्था अपनी सामाजिक अवस्था के सापेक्ष होती है। समाज की किसी भी प्रकार की अवस्था में पाई जाने वाली भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं और इनके संदर्भ में ही उस समाज में शोषक वर्ग के स्वामी, सामंत या जो भी पूंजीपति होते हैं उनके संबंधों का जो है उनके संबंध या विशिष्ट हित होते हैं और अपने इन विशिष्ट हितों को ध्यान में रखते हुए उस समाज का शोषक वर्ग शासन प्रणाली के किसी भी रूप, संविधान के मूल सिद्धांत, न्याय और दंड प्रणाली और अधिकारों की व्यवस्था आदि को तय करता है। लेकिन भविष्य में आने वाली समाजवादी व्यवस्था जिसका खाका मार्क्स खींचता है वो कहता है कि भविष्य में आने वाली समाजवादी व्यवस्था भी इस नियम का अपवाद नहीं होगी। तो जब राज्य रहेगा ही, लोगों का शोषण होता ही रहेगा, तो मार्क्स का चिंतन उसके आगे है कि जब राज्य संस्था नहीं रहेगी तब की स्थिति के बारे में मार्क्स बात करता है। मार्क्स एक राज्य विहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी के उदय की बात करता है। इसमें आप देखिए मार्क्स कहता है कि राज्य एक अस्थायी संस्था नहीं है। जिन भौतिक परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, उनका अंत होने पर राज्य का अंत भी सुनिश्चित है। तो वर्गीय हितों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और ये संपत्तिशाली और जो साधन संपन्न वर्ग है उनके हितों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है। तो जब उनका अंत हो जाएगा, जो परिस्थितियां हैं जिनसे राज्य की उत्पत्ति हुई है, तो राज्य का भी अंत हो जाएगा। समाजवादी अवस्था में राज्य क्रमशः क्षीण होता जाएगा। पहले निजी संपत्ति की संस्था का अंत होगा, ये वर्ग विहीन समाज होगा, इसलिए कोई वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा और वर्ग यानी क्लासेज के न होने के कारण वर्गीय संस्था राज्य की आवश्यकता नहीं होगी और राज्य लुप्त हो जाएगा और ये अवस्था समाज की साम्यवादी अवस्था होगी। और इस प्रकार समाजवादी समाज एक संक्रमणकारी या ट्रांजिशनल सोसाइटी होगा जो क्रमशः साम्यवादी समाज में परिवर्तित होता जाएगा और ये समाज की राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था होगी जिसमें किसी भी प्रकार के शोषण, किसी भी प्रकार के वर्ग और किसी भी प्रकार के दमन का अंत हो जाएगा। मार्क्स ने राज्य के समाप्ति या अवसान का जो सिद्धांत दिया है वो किस प्रकार से है? तो मार्क्स का मानना है कि समाजवादी समाज में उन भौतिक परिस्थितियों का जन्म होगा जिनके कारण राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और वो क्रमशः मुरझाकर नष्ट हो जाएगा और समाजवादी समाज की जगह साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना होगी। दोस्तों, मार्क्स कहता है कि समाजवादी समाज में राज्य के क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाने के जो कौन कौन से कारण होंगे, तो उन कारणों को वो बताता है कि पहला कारण ये है कि राज्य का उदय निजी संपत्ति के रक्षक के रूप में हुआ है, लेकिन समाजवादी समाज में निजी संपत्ति की संस्था का अंत कर दिया जाएगा। ये किसके द्वारा? तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति के द्वारा। जब संपत्ति का अंत कर दिया जाएगा तो निजी संपत्ति की संस्था का अंत कर दिया जाएगा, तो राज्य के अस्तित्व का मूल आधार नष्ट हो जाएगा, तब राज्य की विलुप्त हो जाने की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। दूसरा ये कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, ये शोषक वर्ग के हाथ में शोषित वर्ग के उत्पीड़न का साधन है, लेकिन समाजवादी समाज में शोषक वर्ग यानी पूंजीपति का अंत हो जाएगा और समाज में एक ही वर्ग श्रमिक या सर्वहारा वर्ग रह जाएगा। इसलिए वर्ग संघर्ष का भी अंत हो जाएगा और इस स्थिति में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब राज्य के अंत की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह
तीसरा है कि मार्क्स का कहना है कि समाजवादी समाज में ऐसी न्यायपूर्ण और शोषण रहित जो परिस्थितियां होंगी तो वो व्यक्ति को अपराध करने की आवश्यकता नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, तो अपराध भी नहीं होगा और ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मार्क्स यही आधार लेकर चलता है कि राज्य का उदय ही शोषक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। अंत में मार्क्स कहता है कि उपर्युक्त कारणों से समाजवादी समाज में राज्य क्रमशः क्षीण होने लगेगा और अंत में उसका अवसान हो जाएगा, यानी राज्य की समाप्ति हो जाएगी। इस प्रकार साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जो एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा और एक प्रकार से ये समाज शोषण विहीन समाज हो जाएगा। लेकिन मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया है राज्य के स्वरूप का, जो राज्य सिद्धांत दिया है, उसकी कुछ विचारकों के द्वारा आलोचना भी की गई है और ये आलोचना किन आधारों पे की गई है इसको समझना बेहद जरूरी है। पहली आलोचना का बिंदु ये है कि राज्य वर्गीय संस्था नहीं है। मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना करने वाले विचारक कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संस्था नहीं है। मार्क्स राज्य की उत्पत्ति के वर्गीय सिद्धांत का समर्थक है और कहता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है और ये शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है, लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं है। राज्य व्यक्ति के सेवा और कल्याण करने वाला संगठन है। राज्य रूपी संस्था का उदय मनुष्य के हितों की रक्षा के लिए हुआ है, किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए नहीं। तो इस आधार पर मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि राज्य वर्गीय संस्था नहीं है। दूसरा है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। मार्क्स ने राज्य को शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के उत्पीड़न, दमन और शोषण की संस्था माना है, लेकिन इसके आलोचना करने वाले विचारकों का मानना है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। समाज में केवल आर्थिक वर्ग ही नहीं होते हैं बल्कि अन्य प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, नस्ली और भाषाई वर्ग होते हैं और राज्य का कार्य इन सभी वर्गों के सामान्य हितों की रक्षा और वृद्धि करना है। तीसरा जो है पूंजीवादी राज्य संबंधी धारणा गलत है। वर्तमान समय में पूंजीवादी राज्य के विकास ने इससे संबंधित मार्क्स की धारणा को जो है वो गलत साबित कर दिया है। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य को श्रमिकों के क्रूर शोषण का साधन बताया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो पूंजीवादी राज्य ने श्रमिकों के कल्याण का दायित्व भी स्वीकार कर लिया है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद राज्य का पतन सुनिश्चित है, लेकिन आधुनिक काल में पूंजीवादी राज्य पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी हुआ है। मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सवाद के राज्य सिद्धांत की आलोचना के चौथा तर्क ये है कि समाजवादी राज्य संबंधी धारणा दोषपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स ने समाजवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का समर्थन किया है, लेकिन व्यवहार में ये साम्यवादी मूल के निरंकुश शासन के रूप में दिखाई पड़ता है। मार्क्स ने समाजवादी समाज में व्यक्ति के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन की कल्पना की थी, जो कि सही सिद्ध नहीं हुई है। इसी तरह आप देखिए, राज्य विहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। तो मार्क्स के राज्य सिद्धांत की एक आलोचना ये होती है कि राज्य विहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना संभव नहीं है। मार्क्स के साम्यवाद में एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की गई है और ये धारणा एक कल्पना मात्र है जो कि साकार नहीं होती। रूस की क्रांति को 98 साल बीत चुके हैं, 100 साल, लेकिन राज्य का अभी तक लोप नहीं हुआ है और सोवियत संघ के विघटन के बाद वहाँ साम्यवाद को भी दफना दिया गया है। तो दोस्तों, मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति का जो वर्गीय चित्र प्रस्तुत किया है वो एक पक्षी है, यानी यूनिवेरिएट एनालिसिस। मार्क्स राज्य को वर्ग शोषण को प्रोत्साहित करने वाली संस्था मानता है, जबकि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण करना है और राज्य सभी नागरिकों के हितों का ध्यान रखता है, किसी वर्ग विशेष के हितों का नहीं। तो दोस्तों, ये था राज्य के स्वरूप के अंतर्गत राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें राज्य को शासक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषित वर्ग यानी श्रमिक वर्ग के दमन का साधन माना जाता है। मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति निजी संपत्ति और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई है, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है।
और मार्क्स मानता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली या संपन्न वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण और दमन करता है और आधुनिक राज्य को मार्क्सवादी पूंजीपति वर्ग के सामान्य मामलों के प्रबंधन की एक शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। राजनीति और राज्य की संरचनाएं उस समाज की आर्थिक व्यवस्था यानी उत्पादन प्रणाली पर निर्भर होती हैं, ऐसा मार्क्सवाद की मान्यता है। और मार्क्सवाद का मानना है कि राज्य के इस शोषणकारी स्वरूप को खत्म करने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है, जिसके बाद सर्वहारा या श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित होती है। लेकिन राज्य जो है हमेशा नहीं रहेगा, ये अस्थायी नहीं है। जब एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना होगी तब राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो संक्षेप में देखा जाए तो मार्क्स कहता है कि राज्य जो है शोषक वर्ग या संपत्तिशाली वर्ग के द्वारा शोषित या संपत्तिहीन वर्ग के दमन का एक उपकरण है, न कि कोई कल्याणकारी संस्था। लेकिन राज्य के इसी विचार या इसी धारणा के आधार पर मार्क्सवाद की आलोचना की जाती है। इसमें ये माना जाता है कि राज्य के जो आधार है, राज्य के उत्पत्ति का आधार है, वो संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करना नहीं बल्कि सभी के कल्याण करना है। और राज्य की उत्पत्ति का केवल एकमात्र आधार नहीं है, जो कि आर्थिक आधार मार्क्स मानता है। इसके लिए जो आलोचक हैं वो आर्थिक आधार के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इन सभी आधारों को भी बल देते हैं। और ये भी आलोचना का एक बिंदु है मार्क्सवाद के कि मार्क्स ने राज्य विहीन या जो कल्पना की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब पूंजीवाद के अंदर के दोष उसको समाप्त कर देंगे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, न कोई शोषक रहेगा न कोई शोषित। तो ऐसे में न तो राज्य की आवश्यकता रहेगी न वर्ग की, और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। लेकिन उसकी ये जो धारणा है मात्र कल्पना रह गई और उसको वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो सामान्य रूप से मार्क्स की जो राज्य के स्वरूप संबंधी धारणा है वो एक पक्षी और एकांगी है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जिसका निर्माण व्यक्ति के हित और कल्याण के लिए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें बहुत ही आसान भाषा में राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है, इसकी मूल धारणाएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं और इस विचार की आलोचना आलोचकों द्वारा किस प्रकार से की गई है, इस वीडियो में आपने जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।